राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों आज फिर बात करते हैं। आज 16 जुलाई की मुख्य खबरों की। तो भोजशाला पर 2000 पन्नों की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1994 से ज़्यादा मूर्तियां मिली हैं। मुस्लिम पक्ष बोला फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। धार की भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 98वें दिन वैज्ञानिक सर्वे किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकील सीमांशु जोशी ने सोमवार को रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। यह रिपोर्ट मीडिया से शेयर नहीं करने के निर्देश सभी पक्षों को दिए गए हैं। हिमांशु जोशी का कहना है कि रिपोर्ट 2000 पेज की है। इसमें सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज़्यादा परिणाम अवशेष शामिल हैं। हाई कोर्ट इस पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दावा किया कि भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट से हिंदू पक्ष का दावा 100% साबित हो रहा है। यहाँ 94 आर्टिकल मिले। इनमें टूटी मूर्तियां, शिलालेख और संस्कृत के श्लोक हैं। इससे प्रतीक होता है कि यह माँ बागदेवी मंदिर ही था और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। अलग अलग टाइम के करीब 30 सिक्के भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसका जो दावा है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। वैज्ञानिक सर्वे में साबित हो चुका है कि ये एक मंदिर ही था। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं महंगाई की। जून में थोक महंगाई 3.36% पर पहुंची है। यह 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर खाने पीने के सामान हुए हैं महंगे। जून में थोक महंगाई बढ़कर 16 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। आज 15 जुलाई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई 3.85% रही थी। वहीं मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर 2.61% पर थी। इससे पहले अप्रैल 2024 में महंगाई 1.216% रही थी, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। उधर शुक्रवार को रिटेल महंगाई में भी तेजी देखने को मिली है। जून में खाद्य सामग्री महंगाई दर 1.28% बढ़ी। खाद्य महंगाई दर मई के मुकाबले 7.40% से बढ़कर 8.68% हो गई है। रोजाना की ज़रूरत वाले सामान की महंगाई दर 7.20% से बढ़कर 8.80% हो गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 1.35% से घटकर 1.03% रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 0.78% से बढ़कर 1.43% रही है। तो ये थी आज की महंगाई का बारे में। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। श्री राम को नेपाली बताने वाले ओली बने हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। 2 साल में तीसरी बार बदली नेपाल में सरकार। भारत समर्थक देउबा के साथ गठबंधन किया। भगवान राम को नेपाली बताने वाले केपी ओली आज नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज राष्ट्रपति नेपाल के रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई है। ओली ने भारत समर्थक माने जाने वाले शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने 12 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक वह संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। वे सिर्फ 1 साल 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। दरअसल इस महीने की शुरुआत में चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN UML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। नेपाल के संविधान के आर्टिकल 100 के 2 के तहत उन्हें 1 महीने में बहुमत साबित करना था। वो अपना बहुमत साबित नहीं कर सके 1 महीने के अंदर।
इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और अब श्री राम को नेपाली बताने वाले ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों ये थी नेपाल से रिलेटेड एक खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेनी एएसआई अफसर पूजा खेदड़ के बाद एक और अफसर अभिषेक सिंह विवादों में है। अभिषेक का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर विकलांग कोटे से यूपीएससी में सिलेक्शन के आरोप लग रहे हैं। अभिषेक 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2023 में इस्तीफा दे दिया। दरअसल अभिषेक सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा विकलांग कैटेगरी से पास की थी। उन्होंने लोकोमोटिव डिस्चार्ज यानी खुद को चलने फिरने में असक्षम बताया था। अभिषेक ने अपनी एक्टिंग कैरियर के लिए आईएएस से इस्तीफा दे दिया था। अभिषेक के जिम वर्कआउट और डांस करने के वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इसके बाद से विकलांग कैटेगरी के तहत उनके सिलेक्शन पर सवाल उठने लगे हैं। इसका जवाब देते हुए अभिषेक ने कहा कि लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इसे बंद करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों एक और एएसआई की खबर, जो एक पहले ट्रेनी एएसआई पूजा खेड़ के विवादों में थी, अब अभिषेक विवादों में है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों एक और खास खबर आ रही है नीट को लेके। नीट सभी याचिकाएं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगी। एनएटी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 18 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर आज सुनवाई हुई। सीजेयू चंद्रचूड़ की बेंच ने देश के सभी हाई कोर्ट में नीट के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं को ट्रांसफर करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दायर की थी। इसमें एजेंसी ने देश के सभी हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई की सीजे चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने की और इसको लेके उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि जितनी भी हाई कोर्टों के अंदर याचिका दायर की गई है उन सभी को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। ये मामला था जो पेपर एग्ज़ाम हुआ था और पेपर लीक हुआ था, उसी को लेके ये जितनी भी याचिकाएं थी हाई कोर्ट में उनको सबको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस औपचारिक प्रचार शुरू कर रही है। इसके लिए करनाल से हरियाणा मांगे जवाब कैंपेन शुरू कर दिया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इसकी शुरुआत कर रहे हैं। राज्य की बीजेपी सरकार के मुखिया नायब सैनी करनाल से विधायक हैं, इसलिए कांग्रेस यहां से भाजपा को चुनौती देने जा रही है। वहीं करनाल हरियाणा की सबसे ज़्यादा 30 सीटों वाली जीटी रोड बेल्ट में आता है, जो पारंपरिक तौर पर भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसे भेदने के लिए कांग्रेस ने यह योजना बनाई है। दीपेंद्र हुड्डा करनाल में पद यात्रा के बाद 9 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। फिर इस अभियान को राज्य की सभी 90 सीटों पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं इस अभियान से हुड्डा विरोधी सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट ने इससे किनारा कर लिया है। असंध विधानसभा से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि उन्हें हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का निमंत्रण नहीं मिला है। तो दोस्तों ये जो अब चल रहे हैं मामले हरियाणा में, जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर प्रचार की मुहिम चला दी है भूपेंद्र हुड्डा के लड़के ने। जो दोस्तों आपको याद ही होगा, नूह के अंदर जो ब्रज यात्रा पहले निकाली गई थी, उसके अंदर बड़ा ही भयंकर उत्पात मचाया गया और श्रद्धालुओं को एक मंदिर के अंदर कैद कर लिया गया और उसको बहुत काफ़ी टाइम के बाद उनको वहाँ से आज़ाद कराया गया और वो ही विवाद अब दोबारा उठने लग रहा है।
नूह ब्रजमंडल यात्रा को लेकर भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस ने एडवोकेट पर दर्ज किया है केस। 22 से शुरू होनी है जलाभिषेक यात्रा। हरियाणा के नूह में 22 जुलाई को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के प्रयास शुरू हो गए हैं। पुलिस ने एडवोकेट ताहिर निवासी देवला के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। उन पर सोशल मीडिया पर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दंगे कराने की नीयत से विवादित पोस्ट डालने के आरोप हैं। बता दें 2023 में हुई हिंसा की बुनियाद भी सोशल मीडिया पर किए गए दुष्प्रचार का ही परिणाम थी। पुलिस इस बार अलर्ट है और सोशल मीडिया पर पूरी निगाह रखे हुए है। नूह पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया सेल नूह में तैनात सिपाही मनोज कुमार ने 14 जुलाई को थाना साइबर क्राइम नूह में एक शिकायत दी थी। इसमें एडवोकेट ताहिर निवासी देवला के खिलाफ 22 जुलाई को नूह में होने वाली धार्मिक जलाभिषेक यात्रा के दौरान दंगा भड़काने के प्रयास के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार ताहिर ने धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुष्प्रेरणा द्वारा दंगे कराने की नीयत से शत्रुता फैलाने व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व आमजन को भड़काने व जलाभिषेक यात्रा में बाधा उत्पन्न करने के बारे में कमेंट अपनी फेसबुक आईडी पर डाला था। इस पर नूह पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए ताहिर निवासी देवला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें। ये खबरें कुछ हरियाणा से और कुछ देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें थी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।